हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दूंगा। थोड़ी इंट्रोडक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्या मीनिंग है, कुछ उसकी परिभाषाएं देखेंगे, स्कोप और डिवीज़न देखेंगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, नेचर और इलस्ट्रेशंस देखेंगे, जिससे कि हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखिए सबसे पहले लिख रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिगर्स दोज रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ह्यूमन इंटरेस्ट, जो हमसे रिलेटेड हैं, जो हमारी इंटरेस्ट की बात है, जो हमारे काम आने योग्य चीज़ें हैं, वो हमने डाटा लिया है। तो वो ग्रुप ऑफ नंबर्स जो होते हैं उसको स्टैटिस्ट कहा गया और स्टैटिस्टिक्स वहीं से निकलकर आया है। ये माना जाता है कि जो सांख्यिकी है यानी कि स्टैटिस्टिक्स है वो पहले राज्य विज्ञान कहलाया जाता था, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। और पहले राजा महाराजा रहे हों या पुरानी सरकारें हों, वो अपनी जनसंख्या से रिलेटेड, अपने कर्मचारियों से रिलेटेड, या सेना है, या उनके आय व्यय हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं, इनसे संबंधित जो आंकड़े एकत्रित करने पड़ते थे, वो सब तब से ये स्टैटिस्टिक्स शुरू हुई है, ये माना जाता है। तो पहले ये केवल सरकार के लिए ये उपयोगी होता था, लेकिन आजकल ये रिसर्च में भी बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ संख्या से संबंधित शास्त्र है, यानी कि संख्या से रिलेटेड होना चाहिए। जो हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं वो नहीं माना जाएगा, क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा होना चाहिए, वही सांख्यिकी माना जाता है। तो अतः सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से है, यानी कि नंबर से रिलेटेड होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है इसका प्रयोग हम एक वचन तथा बहुवचन दोनों में करते हैं, किंतु दोनों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक वचन के प्रयुक्त होने पर इसे सांख्यिकी का विज्ञान कहा जाता है, और बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने पर आंकड़ा अथवा समंक यानी कि डेटा हम इसको कहते हैं। तो जो डेफिनेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में, दोनों में हम यहाँ पर देखेंगे। सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या होता है, ये साइंस है डेटा कलेक्शन, कि डेटा कलेक्शन करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो साइंस ऑफ कलेक्टिंग, फिर उन्हें क्लासीफाई करना है, वर्गीकरण उनका करना है, एंड देन यूजिंग दैट स्टैटिस्टिक्स। तो अब ये जो है स्टैटिस्टिक्स आजकल के ज़माने में ये सिंगुलर सेंस में मानी जाती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्निक्स हमारी बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही हैं, तो हम स्टैटिस्टिक्स को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल ये सिंगुलर सेंस में मानी जाती है, लेकिन पुराने ज़माने में इसको हम प्लूरल सेंस में, बहुवचन में मानते थे। और उसमें क्या मतलब होता था, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, और कि एक हम सिस्टमेटिक वे में उसे डाटा को हम कलेक्ट करते थे। तो ये पुराने ज़माने में हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स मानते थे, जिसे हम स्टैटिस्टिकल डाटा भी कहते थे। तो दोनों की डेफिनेशंस को हम देखेंगे। पहले हम प्लूरल सेंस देखेंगे, एक फिर सिंगुलर सेंस देखेंगे। प्लूरल सेंस में हम 3 डेफिनेशन देखेंगे। पहली देखिए दे रखी है एएल वॉले ने। इसमें इन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स माने जाते हैं। जो भी फैक्ट है उसका हमने डाटा जो लिया है, जो इकट्ठा करा है, वो न्यूमेरिकल में लिया है, संख्याओं में लिया है। किसी भी की इंक्वायरी करनी है, कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट हो सकता है, और जो डाटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग अलग डाटा नहीं होना चाहिए जिसको हम कंपैरिजन ना कर सकें। तो दूसरी डेफिनेशन वेबस्टर ने दी है। ये कहते हैं द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिस्पेक्टिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल, यानी कि कंडीशंस को देखी जा रही हैं, स्पेशली दोज फैक्ट्स विच कैन बी स्टेटेड इन नंबर्स और इन टेबल्स ऑफ नंबर्स और इन ए टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पीपल की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स में डाटा होना चाहिए या टेबल्स के फॉर्म में हो, टेबल में नंबर लिखे हों, या प्रॉपर क्लासिफिकेशन उसका होना चाहिए, ये वेबस्टर ने अपनी डेफिनेशन में कहा है। तीसरी डेफिनेशन जो है वो सर्वमान्य मानी जाती है, होरास सेक्रिस्ट ने दी है। इसमें इन्होंने कहा है, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। देखिए यहां पर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि समूह में है फैक्ट्स होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, यानी कि जो भी कोई कारण होता है, जो भी डाटा इकट्ठा होता है, वो ऐसा डाटा क्यों है, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। एक्सप्रेस्ड, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो डाटा इकट्ठा हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब हम मैथमेटिक्स में तो मानते हैं कि डाटा 100% शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारी चीजें एस्टिमेट्स पे लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 100% एक्यूरेसी हम एज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन कुछ अगर इनएक्यूरेसी है तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है। आगे लिखा है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और जो डाटा कलेक्शन है, जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, नंबर इकट्ठे कर रहे हैं या संख्याएं इकट्ठे कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। कलेक्शन के मेथड्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, और जो भी हम ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, किस कार्य में हमें उसको उपयोग करना है, वो भी हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम सही डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और जो भी डाटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये दोनों डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख रखी हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है वो सिंगुलर सेंस में है। सिंगुलर सेंस में देखेंगे तो आप दो अप्रोच है यहाँ पे, पहली है एंशिएंट अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। तो पहले हम एंशिएंट अप्रोच की डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में सिंगुलर सेंस में माना जाता है कि इसे स्टैटिस्टिकल साइंस विच इंक्लूड कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये आजकल की डेफिनेशन है, जो हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसमें देखिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं कि ये डाटा ऐसा क्यों है, क्या कारण है और आगे क्या फोरकास्टिंग उससे हो सकती है, आगे क्या उपयोग हो सकता है। तो ये सब हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर A.L. बॉली ने डेफिनेशन दी हैं, 3 डेफिनेशंस यहाँ पर मानी गई हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी कि जाहिर सी बात है साइंस ऑफ काउंटिंग है, क्योंकि संख्या है तो स्टैटिस्टिक्स साइंस ऑफ काउंटिंग माना जाता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस, यहाँ पर हम एवरेज निकालते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप आगे पढ़ेंगे तो मीन है, मोड है, मीडियन है, तो बहुत सारे ये सब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह लीजिए या एवरेजेस माने जाते हैं, जो हम औसत निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ों के हम औसत ही निकालते हैं। जैसे आपके मार्क्स अंक आते हैं किसी परीक्षा में, तो आपके विषयों में अलग अलग नंबर होंगे, लेकिन हम एक कंबाइंड परसेंटेज कह देते हैं कि मेरे 75% आए, मेरे 60% आए, तो वो क्या है, वो एक एवरेज है। नंबर तो हर विषय में अलग अलग आए आपके, लेकिन हम एक कंबाइंड एक एवरेज निकाल लेते हैं, एक परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो वो सब औसत ही कहलाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज अ होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस, यानी कि एक मेजरमेंट है, साइंस का एक मेजरमेंट का साइंस है ये हमारी स्टैटिस्टिक्स। सोशली इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो समाज से ही वो डाटा इकट्ठा हो रहा है। रिगार्डेड एज अ होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, और सभी अप्रोच में ये कंप्लीट माना जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्रॉक्सटन और काउडन ने दी है। इसमें कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, यानी कलेक्ट तो डाटा करना ही है। प्रेजेंटेशन है, उसे हम कैसे टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई करें, किस ग्राफ्स के द्वारा प्रेजेंटेशन दें, कैसे भी कर सकते हैं। एनालिसिस उसकी करनी है, हमें एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे हमें टेस्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे विधियों का यूज हमें करना पड़ता है। एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और फिर उसका हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं कि ये डाटा से हमें क्या पता लग रहा है।
दूसरा हमारा मॉडर्न अप्रोच है। ये भी देखिए आप, दो डेफिनेशन यहां पर दे रखी हैं। पहली है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग यानी कि कैसे कलेक्ट करना है डेटा, क्लासीफाइंग, उन्हें क्लासीफाई करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ग्राफ के थ्रू देखना है, प्रेजेंटिंग करना है उन्हें हमें, वो भी टेबल के फॉर्म में हम कर सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू कर सकते हैं, चार्ट्स के द्वारा कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उसे बाद में हम कि डाटा, एक शहर का ये डाटा है, दूसरे शहर का ये डाटा, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, और फिर उनसे हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे। कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी, और जिस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं वो पर्पस हमारा पूरा होना चाहिए। तो एक तरह से एक रोशनी डालता है कि जो हमारा इंक्वायरी है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हम उसको पूरा कर सकें और डाटा इंटरप्रेट करने के बाद। एक कार्मेल की डेफिनेशन दी गई है, द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा विच आर मेजरेबल इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये भी बिल्कुल लगभग सेम डेफिनेशन है। इसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और उसके एनालिसिस कर रहे हैं, और ये जो डाटा है ये न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। मेजरमेंट हम उसका न्यूमेरिकल यानी कि संख्या में पर आधारित होना चाहिए, संख्याएं होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में है, और इसका देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम करें डेफिनेशन का, तो ये निकलता है कि हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसे प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना है उसका, फिर उसे हमें प्रेजेंट करना है कि उसको कैसे प्रस्तुत करा जाए, चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, और उसे फिर हम कंपेयर करेंगे और इंटरप्रिटेशन यानी एनालिसिस करेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकलता है फाइनली, सांख्यिकी विज्ञान की सभी परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में सांख्यिकी को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। ये विज्ञान और कला है, इसको हमने आगे इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे, विज्ञान और कला के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण यानी कलेक्शन, वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, सारणीयन है, टेबुलेशन उसका कर रहे हैं हम, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, पूरा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, संबंध स्थापन है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंधित रखती हैं। फोरकास्टिंग भी हम आगे कर सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि इस तरह से ये डाटा आ रहा है, तो आगे जाके क्या डाटा में चेंज हो सकता है, वो भी हम देखेंगे, ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कि जो उद्देश्य है हमारा इस डाटा को कलेक्ट करने का, ये सारा जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इसका जो उद्देश्य है वो हम पूरा कर सकें। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल रही है। वीडियो को आप दोबारा देखिएगा पीछे से, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा। कोई समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए लिख रहा है, द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इनिशियल स्टेजेस वाज लिमिटेड। बहुत ही लिमिटेड स्कोप था इसका, लेकिन समय के साथ साथ अब ये बढ़ रहा है। इट वाज लिमिटेड, जैसे पहले मैंने बताया, इट वाज लिमिटेड ओनली विद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले जो राज्य हैं या सरकार हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इसको यूज करती थी। बट नाउ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज एनहांस्ड, अब बढ़ गया है स्कोप इसका। नाउ इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब ये समाज के फायदे के लिए है, तो अब हम इसका स्कोप, इसका क्षेत्र जो है वो, इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। तो वही हम देख रहे हैं कि सांख्यिकी का क्षेत्र जो है वो कितना विशाल हो गया है। और यहाँ पर देखिए हम दो बातें देख रहे हैं इसके अंदर, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और अप्लाइड के भी दो हिस्से हैं, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक। इनको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। देखिए पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं? ये मेथड्स होते हैं विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो न्यूमेरिकल डाटा हमने इकट्ठा करा है उसको एक्सप्लेन करने के काम आता है। और दीज मेथड्स आर यूज्ड इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो हमने पीछे डेफिनेशंस की बात करी थी सिंगुलर सेंस में, वो सब यहाँ पर आ रही हैं कि हम इनकी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं,
फिर समरी निकाल रहे हैं उसकी, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, यानी कि विश्लेषण भी करेंगे और निर्वचन भी करेंगे, यानी इंटरप्रिटेशन। तो कापलन ने डेफिनेशन दी है यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर थ्रेशिंग आउट द बेसिक ट्रूथ हिडन इन द हीप ऑफ डाटा। यानी कि जो डाटा है, जो फैक्ट्स हमने, जो न्यूमेरिकल डाटा है, संख्यात्मक जो हमने संख्या इकट्ठी करी है, उसका जो पूरा ढेर लगा दिया है हमने, उसमें से हमें चीजें निकाल कर लानी है, प्रॉपर एनालिसिस करते हुए लाना है कि इसका निचोड़ क्या है, इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहलाए जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ स्टैटिस्टिकल मेथड्स को 6 पॉइंट्स में डिवाइड करा है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। डाटा को कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, टेबुलेशन है, प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और लास्ट में इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये बहुत समझने की बात है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो 2 तरीकों से मेनली करा जाता है। एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी सोर्स कहलाया जाता है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक समंक डाटा, प्राइमरी जो सोर्स होता है वो आपका क्या कहलाया जाता है, प्राथमिक माना जाता है, और ये द्वितीयक माना जाता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि जो भी हम रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करना चाह रहा है, शोध कर रहा है, वो डाटा कलेक्ट करता है विजिटिंग पर्सनली, खुद जा जाके वो डाटा को इकट्ठा करता है। और ये डाटा जो है ये पहले कहीं अवेलेबल नहीं है, ना किसी किताब में है, ना कहीं मिलेगा आपको, ये केवल ओरिजिनल है, ये पहली बार ही इकट्ठा करा जा रहा है, तो उसे हम प्राइमरी सोर्स कहा करते हैं। इससे प्राइमरी डाटा इकट्ठा होता है। प्राइमरी डाटा मतलब प्राथमिक समंक कहा जाता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। ये सेकेंडरी सोर्स से हम इकट्ठा करेंगे इस डाटा को। सेकेंडरी सोर्स का मतलब हो गया कि जो डाटा पहले से ही अवेलेबल है वो हमें ढूंढना है। कुछ पुस्तकों में होगा, अखबारों में होगा, मैगजीन्स में होगा, या सरकार की जो विभिन्न पुस्तकें, उनकी रिसर्च पुस्तक आती हैं, उनके रिसर्च मैगजीन्स आती हैं, तो वो सब वहाँ से डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की एजेंसी से, ट्रेड यूनियंस हैं, मैगजीन्स हैं, हम विभिन्न जगहों से डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। ये सेकेंड हैंड डाटा हो गया, एक तरह से सेकेंडरी सोर्स है, द्वितीयक समंक कहा जाता है। तो प्राइमरी सोर्स वाला डाटा तो ओरिजिनल माना जाता है, पहली बार कलेक्ट करा जाता है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब हमने पहले से ही डाटा अवेलेबल है, उसे हमें ढूंढना है, उसे कलेक्ट करना है, तो वो या छांटना है हमें, और वो सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। जैसे हमें कहीं पुस्तक से कोई जानकारी लेनी है तो वो सेकेंडरी डाटा माना जाएगा। और अगर हमें खुद जाकर रिसर्च करना है, समाज में जाके लोगों से पूछना है, और वो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो प्राइमरी डाटा कहलाया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब जब डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसे हम डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे। यानी कि हमने बहुत सारी बातें पूछी, तो जो व्यक्ति हमें मिले उनसे हमने उनके बारे में, वजन के बारे में उनसे पूछा, कहाँ रहते हैं ये पूछा, तो कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उनकी क्वालिटी के बारे में, वेट है, कलर है, प्लेस है, तो हम सबको डाटा को अपने क्लासीफाई कर लेते हैं, एक जैसा एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहा करते हैं। दिस मेक्स द डाटा इजी टू अंडरस्टैंड, और इससे हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये हम डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। तीसरा हम टेबुलेशन है। इन ऑर्डर टू मेक कंपैरिजन, क्लासिफाइड डाटा इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट टेबल्स नोन एज टेबुलेशन। यानी कि फिर हम टेबुलेट करेंगे, टेबल्स में बनाएंगे इसको, कि कंपैरिजन करने के लिए जो डाटा हमने क्लासिफाई कर लिया, जो हमने डाटा को इकट्ठा कर लिया, व्यवस्थित कर लिया है डाटा को, उसको हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में हमने उसे लिख लिया है कि एक टेबल में एक जैसा डाटा, दूसरी टेबल में दूसरी तरह का डाटा है, तो जिससे कि हम उसे आराम से कंपैरिजन कर सकें। फिर हम उसे प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, शेड्यूल्स हैं, तो इस तरह से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब डाटा प्रेजेंट हो जाता है तो एक आसानी से हम उसे समझ सकते हैं। अगर डाटा मिक्स है, मिक्सचर हो रहा है डाटा का, सब एक साथ डाटा पड़ा हुआ है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अलग अलग तरीके से डाटा है, डायग्राम के फॉर्म में है, या ग्राफ के फॉर्म में है, या शेड्यूल टेबल के फॉर्म में है, तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं।
फिर एनालिसिस ऑफ डाटा है, डाटा की एनालिसिस करनी पड़ती है, हमें विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हमारी हैं जो स्टैटिस्टिक्स में आगे पढ़ाया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मोड, मीडियन हमें निकालने होते हैं। डिस्पर्जन के टेक्निक्स हैं, कोरिलेशन है, सहसंबंध करते हैं, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन है। ये आगे चैप्टर्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर्स हैं, ये सब चीजें आगे पढ़ाई जाती हैं। अपकिरण है, विषमता है, गुण संबंध है, सहसंबंध है, प्रतीपगमन है, कालमाला का विश्लेषण है, निर्देशांक है, आंतरगणन तथा भ्रामगणन है, निर्देशन, ये आदि मेथड्स हैं जो हम एनालिसिस करते हैं जिसकी हेल्प से डाटा को। फिर लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, निर्वचन करेंगे। निर्वचन भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वंस डाटा इज एनालाइज्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन और ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अब ये कि इससे डाटा से क्या निष्कर्ष निकलकर आ रहा है, उसे हम इंटरप्रिटेशन कहा करते हैं। इट शुड बी डन फेयरली, इम्पार्शियली एंड इंटेलिजेंटली टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो बिल्कुल सही तरीके से, समझदारी के साथ हमें डाटा का एनालिसिस यानी इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होती है कि स्टैटिस्टिक्स को हम कई जगह पर यूज करते हैं। तो व्हेन स्टैटिस्टिशियंस यूज स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का अगर उपयोग करते हैं तो वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाती है। डाटा रिलेटेड पॉपुलेशन है, प्रोडक्शन है, रोजगार से संबंधित एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस है, नेशनल इनकम है, वेजेस हैं, ये सब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अंदर मानी जाती हैं। तो जॉर्ज सिम्पसन और फ्रिज काफ्का की डेफिनेशन है, द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पुट्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स इनटू प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमने पिछले वाले पॉइंट्स में पढ़े, उन सबको हम यूज करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। ये एल.आर. कॉर्नर ने 7 ब्रांचेस बता रखी हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की। वैसे तो बहुत हो सकती हैं। देखिए, बायोकेमिस्ट्री है, साइकोमेट्रिक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बिजनेस में काम आ सकती है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में काम आ सकती है, सामाजिक वे में काम आ सकती है, प्रशासनिक कार्यों में ये काम आ सकती है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स यूज होती है बाकी बहुत सारी समस्याओं को समझने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए। तो उसे हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहा करते हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स 2 तरीके की हम डिवाइड करी हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है साइंटिफिक अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। देखिए, पहला देखते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इट स्टडीज द कलेक्टेड डाटा ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं जो डाटा कलेक्ट करा है पास्ट और प्रेजेंट में, और मेन उद्देश्य इसका क्या है, टू प्रेजेंट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, फॉर एग्जांपल डाटा ऑन पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। जो जनसंख्या से रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितनी जनसंख्या है, कौन सी जाति के लोग हैं, किस उम्र के लोग हैं, किस राज्य में कितने लोग रहते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो भी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जनसंख्या से रिलेटेड, या हम कृषि से रिलेटेड डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन सी फसल ज़्यादा हो रही है, किस राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, कौन सी फसल पे हमें किसानों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कृषि से संबंधित हम इकट्ठी करते हैं। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाती है, जो पीछे का भी देखा जाता है और प्रेजेंट का भी देखा जाता है कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। तो सब डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। दूसरी हमारी होती है साइंटिफिक अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड टू कलेक्ट applied data and laws are formulated and confirmed on the basis of practical application of statistical methods। यानी कि जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब डाटा जो है वो काम आएगा
कहाँ काम आएगा? सरकार को नीतियां बनाने में, रूल्स रेगुलेशंस बनाने में, कानून बनाने में। तो वो सब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर डाटा पॉलिसी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज फॉर्मुलेटेड। कृषि से संबंधित कानून बनाए गए हैं, तो कृषि से संबंधित जो डाटा इकट्ठा करा गया उसके बेस पर कृषि से संबंधित कानून, नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। या संख्या से रिलेटेड है, जनसंख्या से रिलेटेड कोई हमने डाटा इकट्ठा करा तो जनसंख्या नीति बना रहे हैं, तो वो पुरानी डाटा को देखते हुए जो डाटा इकट्ठा कर रहा है उसको हम अप्लाई करेंगे और उससे नए रूल्स रेगुलेशंस, कानून हैं, नीतियां हैं, ये सब बनाई जाती हैं। तो ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो गया कि स्टैटिस्टिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं कि जिससे कि आगे की नीतियां, कानून बनाए जा सकें, रूल्स रेगुलेशंस आगे बनाए जा सकें। आगे बढ़ते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे स्टैटिस्टिक्स की को समझने में आसानी और होगी। ये जो होरेस सैक्रिस्ट की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी प्लूरल सेंस में, वो यहां पर हम देखेंगे। उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। देखिए जो डेफिनेशन थी उसमें ये 7 पॉइंट्स आए थे। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, statistics are affected by multiplicity of causes, reasonable standard of accuracy of statistics, statistics should be collected for a predetermined purpose, statistics should be collected in a systematic manner, statistics should be placed in relation to each other। ये 7 पॉइंट है, इनको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। पहला, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि वही डाटा हम लेते हैं जो विद रिलेशन टू टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी कैन बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है या कोई टाइम से संबंधित, प्लेस से संबंधित है, वो ही स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाती है। अब एक आदमी की को हमने देख लिया कि एक आदमी की लंबाई 6 फुट है, तो अब उसका क्या करें भाई? 6 फुट है, ठीक है, तो उसको हम जो सिंगल नंबर लिया है या जो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपस में एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता, उनमें कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाता, कोई रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाई जाती है। ड्यू टू दिस रीजन ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का जो एग्रीगेट है, इकट्ठे हैं, वो ही माने जाएंगे। डाटा रिलेटिंग टू IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। हम एक बुद्धिमत्ता देख रहे हैं स्टूडेंट्स में, तो सब स्टूडेंट्स में हम बुद्धिमत्ता देख रहे हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उन कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज़्यादा समझदार हैं, तो वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट दे सकते हैं। क्लास में, कक्षाओं में बच्चे बैठे हुए हैं, हमने सबके परसेंटेज पूछी, किसके कितने नंबर आए, किसके कितने आए, तो सबने अपने नंबर बताए, उनके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा ज़्यादा समझदार है। तो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाया जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ाव है इनमें। लेकिन अगर कोई जुड़ाव ना हो, नंबर एक सिंगल नंबर ले लिया, अकेला नंबर ले लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी नंबर को कंपेयर ही नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक दूसरे से नंबर जुड़े होने चाहिए, ग्रुप में नंबर होने चाहिए, जिससे कि हम उनको कंपेयर कर सकें, एनालिसिस उसकी कर सकें। दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली होने चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, संख्या में होने चाहिए। तो जैसे हमने कह दिया कि क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं, जैसे वेट है, ब्यूटी है, पावर है, एज है, उम्र, इनको तब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं मानेंगे जब तक कि नंबर में नाम कन्वर्ट हम कर दें। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि इफ वी से मिस्टर एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन मिस्टर वाई, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डाटा। हम कहें कि मिस्टर एक्स ज्यादा बुद्धिमान है, मिस्टर वाई बेवकूफ है, तो ये कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि मिस्टर एक्स ने 80% अंक प्राप्त करे हैं, मिस्टर वाई ने 60% अंक प्राप्त करे हैं, तब ये स्टैटिस्टिक्स मानी जाएगी, डाटा माना जाएगा, संख्या है। तब हम बता सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने 80% अंक प्राप्त करे हैं, तो मिस्टर एक्स ज्यादा समझदार हैं मिस्टर वाई के कंपैरिजन में। तो डाटा जो है, जो स्टैटिस्टिक्स तभी मानी जाएगी जब वो संख्या में होगा। अब हम कहें ये समझदार है, ये नहीं समझदार है, ये बेवकूफ है, तो हम डाटा को स्टैटिस्टिक्स में नहीं कह सकते, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। स्टैटिस्टिक्स तभी कहेंगे जब संख्या होगी, और संख्या होगी तभी वो स्टैटिस्टिक्स है, वरना नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो उसके कारण कि वो ऐसा डाटा क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डाटा आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस।
सो देयर इज अ नीड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो हमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि बड़ा कारण क्या हो सकता है या कम कारण क्या हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक फसल आती है, किसान जो हैं वो गेहूं बो रहे हैं, गेहूं की फसल पैदा कर रहे हैं। तो अगर गेहूं की फसल अच्छी होती है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, कि क्लाइमेट वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, बारिश हो ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, जहाँ वो फसल को उगा रहे हैं उनकी खेतों की मिट्टी कैसी है, अच्छी क्वालिटी की है कि खराब क्वालिटी की है, कितना वो फर्टिलाइजर खाद जो डालते हैं वो कैसा है, कितना खाद डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, इरिगेशनल फैसिलिटीज ट्यूबवेल वगैरह है जिससे कि उसमें पानी अच्छा तरीके से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छी हैं तो फसल ज़्यादा अच्छी होगी, अगर ये चीज़ें खराब हैं तो फसल खराब होगी। यानी कि तो कई कारण हो सकते हैं, किसी भी एक डेटा को इकट्ठा करा उसके कई कारण हो सकते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं उनके कॉजेस की, कि क्या कारण है, क्या इफेक्ट है उनके, और तभी वो रिजल्ट मीनिंगफुल हो सकते हैं, तभी वो उनका रिजल्ट जो निकल कर आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तभी हम उसको उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हम 100% एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। गणित में तो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारी चीजें एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहां पर ये लिखा है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ वेरियस फैक्ट्स, सो सम इनएक्यूरेसी सपोज टू बी देयर। तो इनएक्यूरेसी होना स्वाभाविक है, इनएक्यूरेसी जरूर होगी। इनएक्यूरेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट इनएक्यूरेसी ओनली टू अ सर्टेन लिमिट इज एक्सेप्टेबल। इनएक्यूरेसी वैसे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो चीज गड़बड़ है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लिमिट तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। द लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी शुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके रिजल्ट को अफेक्ट ना करे वो इनएक्यूरेसी, तब तक हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो 100% एक्यूरेट सही शुद्ध हम नहीं मान सकते, थोड़ी बहुत कमियां स्टैटिस्टिक्स में रह जाती हैं। पांचवा पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस, कि जो भी हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो संख्याएं इकट्ठी कर रहे हैं, वो क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, इसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। क्या उद्देश्य है हमारा? अगर उद्देश्य ही क्लियर नहीं है तो जो डाटा कलेक्ट करा है वो उसका हम सही से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगा, एनालिसिस सही नहीं होगी, खाली वो एक फिगर रह जाएगी, एक वैल्यू रह जाएगी, तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं कहलाई जा सकती अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो भी हम डाटा इकट्ठा करें तो क्यों इकट्ठा कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। छठा पॉइंट आता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में सही तरीके से होना चाहिए। तो हमें इसलिए उसका उद्देश्य क्या है वो पता होना चाहिए, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, क्या क्या सोर्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स भी हो सकता है, और एरिया ऑफ स्टडी, और वो हम डाटा जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो संख्या इकट्ठी कर रहे हैं, वो कहाँ जाके इकट्ठी कर रहे हैं, उसका एरिया भी पता होना चाहिए कि किस शहर में जाके इकट्ठी कर रहे हैं या किस गांव में हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो संख्या को किस मोहल्ले में कर रहे हैं। तो ये सब हमें पहले से पता होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम सही से डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, प्लान होना चाहिए प्रॉपर। अगर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है नहीं है डाटा, हैज़ार्ड है, बेतरतीब है, तमीज से नहीं लगाया गया, सही तरीके से नहीं लगाया गया है, तो वो हमारे किसी काम का डाटा नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट आता है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हमने एक मिस्टर एक्स की उम्र देख रहे हैं और मिस्टर वाई की इनकम आय देख रहे हैं। तो अब इनसे क्या मतलब है, मिस्टर एक्स की उम्र और मिस्टर वाई की आय देख रहे हैं, इनकम देख रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, नहीं कर सकते। या तो मिस्टर वाई की दोनों की उम्र देखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों की आय देखें कि किसकी इनकम ज़्यादा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, तब तो कंपेयर हो सकता है। लेकिन किसी का कुछ देख रहे हैं, किसी की कोई चीज़ देख रहे हैं, तो उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाई जाएगी। तो ऐसा डाटा इकट्ठा होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे की को आपस में इनको कंपेयर कर सकें, तभी प्रॉपर वे में वो स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाती है। तो ये 7 पॉइंट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के। आगे बढ़ते हैं तो हम नेचर और देख लेते हैं, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर में देखिए यहां पर 2 बातें आती हैं सामने कि जो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है वो विज्ञान है
या कला है, यानी कि साइंस है या आर्ट है। तो जितने हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ओपिनियन अपनी दी है, अपने अपने विचार व्यक्त करे हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स, कुछ ने कहा साइंस है, कुछ ने कहा वो आर्ट है, और कुछ ने कहा कि वो दोनों हैं, कि कला भी है और विज्ञान भी है। तो नेचर पता लगाने के लिए हमें पता लगाना चाहिए कि वास्तव में साइंस है क्या, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स है क्या, साइंस है या आर्ट है या दोनों है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर साइंस है स्टैटिस्टिक्स, तो पहले हम साइंस का मतलब समझ लें कि साइंस में क्या होता है, और अगर स्टैटिस्टिक्स में भी वैसे ही होता है तो हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस मान लेंगे। तो साइंस जो होता है वो क्या माना जाता है, विज्ञान क्या है, वो है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं जो भी ज्ञान है साइंस का, विच रिलेट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एनी इवेंट। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होना चाहिए, कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्या कारण है उसका, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या कारण है उन चीज़ों का, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं है, तो वो सब साइंस के अंदर माना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि साइंस में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन माना जाता है। और इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें नियम हैं या सिद्धांत का एक तरीके से समूह माना जाता है। और इट्स लॉज एंड मेथड्स आर यूनिवर्सल, और ये यूनिवर्सल हैं, सब जगह एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं कि जो इसकी जो कानून बना है या कोई मेथड है या कोई तरीका है वो खाली एक एरिया में होगा दूसरे में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो पूरे विश्व में सब जगह एक जैसी तरीके से ही लागू होते हैं। और इट एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे मैंने पहले बताया, ये नियम और सिद्धांत कारण तथा परिणामों के संबंधों पर आधारित होते हैं, यानी कि जो नियम, ये सिद्धांत जो हैं, ये कारण और परिणामों के संबंध पर ही आधारित माने जाते हैं। और इट हैज अ क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग, हम आगे फ्यूचर में के बारे में भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो फोरकास्ट भी हम भविष्य के लिए भी पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो ये सब साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइंस में ऐसा होता है। अब आगे लिखा है, इफ स्टैटिस्टिक्स इज एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज क्लियर दैट स्टैटिस्टिक्स हैज ऑल दीज क्वालिटीज। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, उसकी एनालिसिस करें, उसको के बारे में पता लगाएं, तब स्टैटिस्टिक्स का परीक्षण करें हम, तो ये पता लगता है कि जो साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सब स्टैटिस्टिक्स में उपलब्ध हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी सिस्टमेटिक स्टडी है नॉलेज की, इसमें भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स है, थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज हैं, तो यहाँ पर भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, थ्योरीज हैं स्टैटिस्ट में। और ये जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं आर बेस्ड ऑन डाइवर्स एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस एंड मोस्ट ऑफ द लॉज ऑफ स्ट्रक्चर यूनिवर्सल इन नेचर। और जो थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं या जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो सब जगह सर्वमान्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक जगह पर मान्य होंगे। जो मेथड्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो नीतियां बनी हैं, इससे संबंधित जो थ्योरी हैं, वो सब जगह माना जाता है, वो सब जगह एक्सेप्टेबल हैं, यूनिवर्सल इन नेचर हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस कह सकते हैं। लेकिन अब कुछ स्कॉलर्स ने, देखिए आगे दो स्कॉलर्स का यहाँ पे नाम है, क्रॉन्स्टन कॉर्डन और वॉग ने, इन्होंने कहा है कि साइंस स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक मेथड है, प्योर साइंस नहीं है, वो एक साइंटिफिक मेथड है। उन्होंने उसे साइंटिफिक मेथड माना है, यानी कि वो ये कहते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, वह एक वैज्ञानिक विधि है, उसे वैज्ञानिक विधि माना गया है, यानी कि वह स्वयं में पूर्ण विज्ञान नहीं है, परंतु विभिन्न विज्ञानों में सहायता करने वाली महत्वपूर्ण विधि है। वो ये समझने की बात है कि उसे साइंटिफिक मेथड माना गया है, अब वैज्ञानिक विधि माना गया है। तो ये लिखा है, देखिए, स्टैटिस्टिक्स नॉट अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। और वॉग ने कहा स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ मेथड्स, ये मेथड्स का एक इकट्ठापन है, इकट्ठा कर रहे हैं हम, एग्रीगेट कर रहे हैं, एग्रीगेशन है मेथड्स का।
तो यानी कि आगे लिखा देखिए, इट मीन्स दैट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ कंप्लीट साइंस, पूरी कंप्लीट साइंस नहीं है इन इटसेल्फ, बट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड है ये, विच इज यूज्ड बाय ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस। जो साइंस की सब ब्रांचेस हैं वो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को यूज करती हैं। तो सांख्यिकी जो कहा गया है, स्वतंत्र और मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है, वरन यह ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टेजेस साइंटिफिक मेथड की बना रखी हैं। ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन हमें करना है, ऑब्जर्व करना होता है। हाइपोथेसिस, हम जब शोध करते हैं उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत होती है, परिकल्पना करनी पड़ती है, कुछ स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं जिसको हमें आगे प्रूव करना है। प्रिडिक्शन है, पूर्वानुमान भी लगाना है। वेरिफिकेशन है, परीक्षण भी करना है। ये साइंटिफिक मेथड के स्टेजेस माने जाते हैं। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑल दीज 4 स्टेजेस। ये चारों स्टेजेस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी यूज होते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को हम साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टैटिस्टिक्स नॉट अ साइंस लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उसकी तरह वो साइंस नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, आर यूजफुल इन गेटिंग द नॉलेज ऑफ अदर एरियाज बिकॉज दीज मेथड्स आर वाइडली यूज्ड इन रिसर्चेस इन ऑल साइंसेस। ये रिसर्चर्स द्वारा जो आपके शोधकर्ता हैं उनको वो ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हैं अपनी रिसर्च में, डिफरेंट एरियाज में। जब किसी भी वो स्ट्रीम के हों, साइंस के हों, आर्ट के हों, कॉमर्स के हों, तो वो सभी ब्रांचों में ये काम आती है। तो स्टैटिस्टिक्स, वॉलिस ने भी देखिए कहा है, वॉलिस एंड रॉबर्ट्स ने, स्टैटिस्टिक्स नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटेंटिव नॉलेज बट अ बॉडी ऑफ मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। की जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो एनालिसिस करनी है, जो निष्कर्ष निकालना है, वो एक मेथड्स है। ये स्टैटिस्टिक्स बॉडी ऑफ मेथड्स है, एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, एग्रीगेट ऑफ मेथड्स है। तो इन सब स्टेटमेंट से हमें डेफिनेशन से पता लगता है कि साइंस, ये लाइन लिखी गई है देखिए, साइंस विदाउट स्टैटिस्टिक्स बेयर नो फ्रूट एंड स्टैटिस्टिक्स विदाउट साइंस हैव नो रूट। कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी के बिना विज्ञान के फल प्राप्त नहीं होते। समझ लें आप, सांख्यिकी के बिना, अगर सांख्यिकी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो साइंस भी में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। सांख्यिकी के बिना विज्ञान के फल प्राप्त नहीं होते, और विज्ञान के बिना सांख्यिकी निर्मूल होती है, यानी कि उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो विज्ञान और साइंस, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स भी एक विज्ञान है, एक मेथड्स है, साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है। अब हम आर्ट की बात कर रहे हैं, कला की बात करते हैं। आर्ट मीन्स द यूज ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेथड टू ऑब्टेन द गिवन ऑब्जेक्टिव और टारगेट। तो कोई उद्देश्य को पूरा करना है, जो टारगेट हासिल करना है, कोई मंजिल हासिल करनी है, तो ये आर्ट जो होती है वो बेस्ट पॉसिबल मेथड हमें बताती है कि हम किस तरह से अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो कला का अर्थ क्या है? ये किसी दिए हुए लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। साइंस हमें बताती है कि प्रॉब्लम क्या है, साइंस टेल व्हाट द प्रॉब्लम इज। आर्ट जो है, कला है, वो गाइड करती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाएगा, इस समस्या को का निस्तारण कैसे करा जाएगा। तो विज्ञान हमें बताता है कि समस्या क्या है, और कला बताती है कि समस्या हल कैसे की जाए। सो इट इज सेड दैट आर्ट नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स बट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स इट। तो ये कहा ही जाता है कि कला केवल तथ्यों का वर्णन ही नहीं करती, वरना लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय भी बताती है, यानी कि लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करा जाए वो भी हमें कला बताती है। अब आर्ट मीन्स द यूज ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेथड टू ऑब्टेन द गिवन ऑब्जेक्टिव और टारगेट। तो यहां पर देखिए लास्ट लाइन में वही चीजें दोबारा आ रही हैं। लिख रहा है कि आर्ट डज नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट्स बट इट ऑल्सो गिव्स सजेशंस फॉर अटेनिंग देम। तो आर्ट में क्या होता है? इट रिक्वायर्स स्पेशल टैलेंट एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें कला है और कला के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एक स्पेशल टैलेंट चाहिए। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनमें अपनी एक समझ होती है, उनमें एक टैलेंट होता है जिससे कि वो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं।
अब स्टैटिस्टिक्स भी एक तरह से आर्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नॉट ओनली स्टडी स्टैटिस्टिकल मेथड बट ऑल्सो टू एक्सप्लेन व्हेन टू यूज और हाउ टू यूज, कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं इनको हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कि अपने जो हमारे बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसकी स्टैटिस्टिक्स की, कौन कौन बहुत सारे हमारे टेस्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो कब लगने हैं, कैसे लगने, कहाँ लगने हैं, किस तरह से उन्हें लगाना है, ये सब स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है। Through statistics, it is clear that how, when and where the use of averages, correlation, regression, index numbers is possible, कि इनका यूज कहाँ करना है, कहाँ पर हमें मीन लगाना है, मीन मोड मीडियन हमने पढ़े हैं, वो सब चीज़ें कहाँ लगेंगी, सह संबंध यानी कोरिलेशन कहाँ लगेगा, इंडेक्स नंबर कहाँ लगेंगे, ये सब चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स बताता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स भी कला मानी जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर निष्कर्ष पर निकले कि ये दोनों हैं, विज्ञान भी है और कला भी है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स दैट स्टडीज बोथ साइंस एंड आर्ट। देखिए लिखा है इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट इज अ साइंस है इन दैट इट्स मेथड्स आर बेसिकली सिस्टमेटिक, मेथड सिस्टमेटिक है एंड हैव जनरल एप्लीकेशन है, जनरल एप्लीकेशन है, सब जगह उपयोग इनका होता है। और आर्ट जो है तो देयर सक्सेसफुल एप्लीकेशन डिपेंड्स टू अ कंसिडरेबल डिग्री ऑन द स्किल एंड स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टैटिस्टिशियन एंड ऑन हिज नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी जैसे इकोनॉमिक्स कह लीजिए, क्योंकि अर्थशास्त्र का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में। तो ये कहने का मतलब ये है कि साइंस तो हमें मेथड्स बता रहा है, सिस्टमेटिक मेथड्स हैं कैसे करना है, लेकिन जो कला है वो तभी हम उसको कर पाएंगे जब जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो स्टैटिस्टिशियन है, उस पर स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इस पे स्किल टैलेंट होना चाहिए, उस पर उसका अनुभव होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे, तभी हम उस कार्य को सही से कर पाएंगे। तो इसलिए ये कला मानी जाती है, क्योंकि एक कलाकार है जिसकी अपनी समझ होती है और वो अपने अनुभव से, अपनी कला से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने टैलेंट से उस कार्य को पूरा करता है। तो इसलिए ये दोनों माने जाते हैं, साइंस भी मानी जाती है और आर्ट भी मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है वो विज्ञान और कला दोनों ही हैं। यह विज्ञान है क्योंकि इसकी रीतियां मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं, यानी कि सिस्टमेटिक हैं, तथा उनका सर्वत्र प्रयोग होता है, क्योंकि सब जगह एप्लीकेबल है, सब जगह उसका प्रयोग किया जाता है। और ये कला भी है क्योंकि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी योग्यता, सांख्यिक जो है वो जो स्टैटिस्टिशियन है उसकी योग्यता है, उसका अनुभव तथा क्षेत्र विशेष के ज्ञान पर निर्भर करता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स दोनों मानी जाती हैं, कला और विज्ञान दोनों। तो एक स्लाइड में हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं। देखिए जो स्टैटिस्टिकल डाटा है या स्टैटिस्टिक्स है वो उसमें 3 क्वालिटी कम से कम होनी चाहिए, वैसे तो बहुत सारी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 लिखी हैं, 3 होनी चाहिए। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि संख्यात्मक होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, उनको हम कंपेयर कर सकें, और होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक जैसे डाटा होना चाहिए, एक जैसा। देखिए एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर एक्स गॉट 60% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ये हमने एक पॉइंट लिया कि मिस्टर एक्स को 60% अंक प्राप्त हुए सांख्यिकी विषय में। अब ये न्यूमेरिकल डाटा तो है, लेकिन इसको आप कंपेयर किससे करेंगे, दूसरा कोई आदमी तो है नहीं, खाली मिस्टर एक्स की बात हो रही है, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते, एक जैसा डाटा नहीं है, क्योंकि एक ही डाटा है तो एक जैसे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और इसको हम कंपेयर भी दूसरे से नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो फैक्ट है, ये जो डाटा जो मिला है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है, मिस्टर एक्स गॉट 60% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड ही इज 2 मीटर टॉल, कि मिस्टर एक्स को 60% अंक प्राप्त हुए और वो 2 मीटर लंबे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ये दोनों चीजों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये भी स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स के 40% अंक आए, मिस्टर वाई के 50% अंक आए, मिस्टर जेड के 60% अंक आए किसी विषय में। अब ये देखिए, ये सब चीजें पूरी करना है, ये न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन तो है ही, हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स के भी
मिस्टर वाई को मिस्टर जेड को, क्योंकि तीनों का डाटा होमोजीनियस है। होमोजीनियस मींस एक जैसा डाटा है, एक ही विषय से संबंधित हैं तीनों के नंबर, जो अंक आए हैं वो किसी एक विषय में तीनों के अंक हमें दिखा रहा है। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि किसके ज्यादा नंबर आए, कौन ज्यादा समझदार है, कौन कम समझदार है, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिकल डाटा माना जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो स्टैटिस्टिक्स तभी माना जाएगा जब वो संख्यात्मक हो, हम उस डाटा को आपस में कंपेयर कर सकें और डाटा वो एक जैसा हो, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिली होगी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब आगे की वीडियोस में हम आगे की चीजें देखेंगे। अगर यहां तक आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को 1-2 बार देखें, तो 2-3 बार देखने से क्या होगा कि आपको कुछ जो चीज समझ नहीं आएगी, बार बार देखने से चीजें समझ में आ जाती हैं। फिर भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।